शुभेंदु अधिकारी सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता चुने गए, यानी पश्चिम बंगाल के अब वो मुख्यमंत्री होंगे। 9 तारीख को शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी। जब से चुनाव परिणाम पश्चिम बंगाल का आया था, तब से इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा थी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसके सिर पर ताज सजेगा। अमित शाह खुद पर्यवेक्षक बनकर कोलकाता आए थे और उनकी अध्यक्षता में, उनकी मौजूदगी में नवनिर्वाचित विधायकों की विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें एक ही नाम का प्रस्ताव किया गया था। वो नाम था शुभेंदु अधिकारी का और सर्वसम्मति से उन्हें नेता विधायक दल चुन लिया गया। नेता विधायक दल चुनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने आश्वासन दिया कि अब बंगाल में सुशासन का राज होगा। चुनाव के दरमियान ही इस बात का एहसास हो गया था और ये संकेत मिलने लगे थे कि शुभेंदु अधिकारी ही अगर बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जब बीजेपी ने उन्हें 2 जगहों से उम्मीदवार बनाया था, तभी ये लग गया था कि चेहरा वही है, नेता वही हैं। लेकिन फिर भी इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कौन, तो आज उससे पर्दा हट गया। विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर नवनिर्वाचित विधायकों ने लगा दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब बंगाल में सुशासन का राज आएगा। शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा कि अब जंगल राज यहां से खत्म हो जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। तो अब जो बंगाल को लेकर उहापोह की स्थिति चल रही थी वो समाप्त हो गई। सहयोगी कुलदीप बालियान के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए जिन योजनाओं को शुरू किया गया, उसका नतीजा अब ये हुआ कि यूपी में जो महिलाओं को न्याय दिलाने का कन्विक्शन रेट है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। 76% से ज्यादा जो आंकड़े आए हैं वो एनसीआरबी के आंकड़े हैं। महत्वपूर्ण ये भी है कि अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा अपने आप में एक बड़ा सवाल था। हालांकि इसमें एक और चौंकाने वाले आंकड़े ये भी हैं कि जो राज्य कभी आर्थिक विकास में और लिटरेसी में उत्तर प्रदेश से आगे हुआ करते थे, जिसमें अगर हम बात कर लें केरल की, महाराष्ट्र की, पश्चिम बंगाल की, तो ये जो राज्य हैं कन्विक्शन रेट में उत्तर प्रदेश से पीछे छूट गए हैं। चूंकि सरकार की प्राथमिकता यही है कि चाहे महिला सुरक्षा की बात करें या फिर महिला उत्थान की बात करें, वैसे में महिलाओं के लिए जिन योजनाओं को शुरू किया गया उसका सीधा लाभ महिलाओं को मिल रहा है। और खास तौर पर अगर महिला सुरक्षा की बात करें तो उसमें यूपी अव्वल नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सफरोजन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। नासिक के टीसीएस मामले में जो मुख्य आरोपी है वो है दानिश और नीदा खान। उसके साथ तौफीक जो है वो भी मुख्य आरोपी है। तौफीक और दानिश पुलिस की हिरासत में है और आप देख सकते हैं कि नीदा खान जो है मुख्य आरोपी जो है वो कल रात को संभाजी नगर से हिरासत में लिया गया। नीदा खान संभाजी नगर के नाजे नगर में छुपी हुई थी। नासिक के टीसीएस कंपनी के हिंदू जो कर्मचारी है उनको धर्मांतर करने के लिए तकरीबन 9 केसेस जो है धर्मांतर करने के लिए, नमाज पढ़वाने के लिए जो है वो प्रेशर किया गया दानिश, तौफीक और नीदा खान ने। तो 45 दिनों से नीदा खान की तलाश नासिक और एसआईटी को तलाश थी। 45 दिनों के बाद नीदा खान को यहाँ गिरफ्तार किया गया है। नीदा खान संभाजी नगर के नाजे गाँव के इलाके में रहती थी। पहले मुमरा में भी एसआईटी जो है वो गई थी और एसआईटी जाने के बाद एसआईटी को मुमरा में नीदा खान नहीं मिली, लेकिन उसके बाद जो है वो नीदा खान संभाजी नगर में मिली। एमआईएम के जो नगर सेवक है वो नगर सेवक मतीन पटेल ने नीदा खान को संभाजी नगर में रखा था। एमआईएम के जो पार्षद है, नगर सेवक
सेवक है वो उनको भी सह आरोपी बनाया गया है। उनकी भी पूछताछ जो है नासिक पुलिस और SIT करेगी। यह हाई प्रोफाइल मामला है। सेंटर और राज्य की पुलिस ने इस मामले में काफ़ी गंभीरता से दखल दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने काफ़ी सख्त आदेश दिए कि इस सारे मामले में जो सच है वो बाहर आना चाहिए। अब देखना ये होगा कि निदा खान, तानिश और तौफीक के साथ इन तीनों ने किस तरह से 8 से 9 महिलाओं को धर्मांतरण करने के लिए प्रेशर किया, कलवा पढ़वाने के लिए जबरदस्ती की। ये सारे मामले का खुलासा होगा। सिद्धेश के साथ विलास अठोले, नासिक। जेएमए के आह्वान पर जयपुर के अंदर सभी प्राइवेट अस्पतालों ने एक दिन के लिए फिलहाल कार्य बहिष्कार किया है। अनिश्चित काल के लिए हो सकता है। फिलहाल मीटिंगों का जो दौर है वो जारी है। इस पर जो मंत्री हैं उन्होंने ये साफ कह दिया है कि निजी अस्पतालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि मरीजों का उपचार किया जाए, क्योंकि जो अस्पताल पहुंचता है गंभीर स्थिति में पहुंचता है, इलाज जरूरी हो जाता है। लेकिन फिलहाल बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कार्य बहिष्कार किया गया है। कल्ला अस्पताल है, यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरी तरह से OPD है, खाली है। कोई भी मरीज आज यहाँ पर नजर नहीं आते हैं। जो चिकित्सक यहाँ पर बैठते हैं OPD में देखते हैं वो सारे कमरे यहाँ पर खाली दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर आह्वान किया गया है कि फिलहाल कार्य नहीं किया जाएगा। हड़ताल की घोषणा जेएमए की ओर से कर दी गई है। क्या वजह है सर, क्यों हड़ताल कर रहे हैं यहाँ अस्पताल में? क्यों OPD, IPD तमाम चीजें बंद है? सर, ये कल जो कोर्ट में डॉक्टर सोमदेव बंसल के परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार और मार पिटाई करेगी, उसकी वजह से ये सब कुछ किया हुआ। माननीय न्यायालय में जो डॉक्टर सोमदेव बंसल के लिए जो कार्रवाई चल रही है वो कोर्ट का निर्णय है। उसका जो भी निर्णय होगा वो कोर्ट निर्णय करेगी। बट उनके परिवारजन के साथ मार पिटाई करना ये अनुचित व्यवहार है सर। इस तरीके से तो सर डर का माहौल रहेगा सब जगह कि लोग या चिकित्सक समुदाय कैसे काम करे। यहाँ पे गंभीर मरीजों का इलाज करना पड़ता है। कुछ ना कुछ कोई ना कोई हादसा हो सकता है मरीज के साथ, जो कि किसी के हाथ की नहीं है बात। तो उस परिस्थिति में मतलब चिकित्सकों को उनका सुरक्षा मिलनी चाहिए। उनके साथ मार पिटाई या ऐसी कोई वजह पैदा नहीं हो जिसकी वजह से वो डर के माहौल में काम करें। अनिश्चित काल के लिए कार्य बहिष्कार किया गया है और उसी की ये तस्वीरें हैं पूरे जयपुर के अंदर। किसी भी अस्पताल में जाएंगे तो यही तस्वीरें नजर आएगी कि पूरी तरह से OPD खाली नजर आ रही है। IPD में नए मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो मरीज भर्ती हैं अभी IPD में उनके इलाज में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, उनका ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जब तक मांगों पर सुनवाई नहीं होती, पॉजिटिव तरीके से वार्ता आगे नहीं बढ़ती है, सरकार की ओर से, विभाग की ओर से कोई समाधान के लिए प्रयास नहीं किए जाते हैं, सकारात्मक बातचीत नहीं होती है, तब तक अनिश्चित काल के लिए जयपुर में ये हड़ताल जारी रहेगी। बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर के TRE 4 को विज्ञापन निकालने के लेकर के जो है पूरे बिहार भर से जो है जो अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन पर उतारू है। भारी संख्या में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है अभ्यर्थी जमा है और हंगामा कर रहे हैं। यहाँ पे जो है इस अभ्यर्थी को आगे बढ़ने के लिए जो है भारी संख्या में जो है पुलिस बल तैनात किया गया है। देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे जो है भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए यहाँ पे पुलिस बल जो है तैनात है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर अभ्यर्थी हंगामा कर रहे हैं। यहाँ पे हाथों में तख्ती जो है लिए हुए हैं। आज ही शिक्षा मंत्री ने अपना पदभार ग्रहण किया है और पदभार ग्रहण करने से पहले जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पे आंदोलन पर उतारू है। या काफ़ी समय से चुनाव से पहले ही जो है सरकार के द्वारा बताया गया था कि TRE 4 का विज्ञापन जल्द निकाला जाएगा, लोगों की बहाली की जाएगी। लेकिन हाल ही में फिर से आश्वासन दिया गया था कि शिक्षक भर्ती के लिए TRE 4 के लिए जो है BPSC को विज्ञप्ति दिया गया है। BPSC को जो रिक्ति है दिया गया है, जल्द ही विज्ञापन निकाला जाएगा। ये इसको जो है बताया गया था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जो है विज्ञापन निकल, लेकिन अभी तक जो है यह मई का जो है पहला सप्ताह चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो अभी तक जो है TRE 4 का विज्ञापन नहीं निकल। इसको लेकर के भारी संख्या में यहाँ पे जो है TRE 4 के लिए अभ्यर्थी जो है शिक्षक जो बनना चाहता है वहाँ हंगामा करने पर उतारे और मांग इनका है कि जल्द से जल्द इसका विज्ञापन निकाला जाए। आंदोलन शिक्षा पर पुलिस द्वारा जो है लाठीचार्ज किया गया है। लोग यहाँ पे
अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोग काफ़ी समय से उम्मीद लगाए बैठे थे कि जल्द से जल्द जो है विज्ञापन निकाला जाएगा। हम लोग काफ़ी समय से तैयारी कर रहे थे, लेकिन सरकार इस मामले में जो है काफ़ी देर कर रही है और इसीलिए हम लोग जो है आंदोलन पर उतरने को मजबूर हुए हैं। अहमदाबाद साइबर सेल ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। एक एआई के जरिए जो लोग बैंकों में से जो जाली जो लोन लेते थे उसकी गैंग का जो पर्दाफाश किया है, उसका मुख्य सूत्रधार कृष्णा प्रजापति है और उसके साथ 2 आदमियों को उत्तर प्रदेश और असम से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल करोड़ों रुपए की जो ठगी है वो सामने आने की संभावना है, जिसके ये लोग हैं कई सालों से ये जो एमओ से जो लोगों के पैसे है हट रहे थे, साथ में अलग अलग बैंकों में से जो जाली जो लोन है वो ले रहे थे, जिसको लेके जो अहमदाबाद साइबर क्राइम को बड़ी सफलता मिली है। कैमरामैन खत्री के साथ बलदेव ब्रह्मक क्षत्रिय। पूरा केस इस तरह से था कि पहले जो हमारा फरियादी था उनके मोबाइल पे 2 दिन से कोई ओटीपी नहीं जा रहा था, तो उन्होंने शंका गई कि उनका फ़ोन में कोई गड़बड़ है या आधार में कोई गड़बड़ है। उस हिसाब से जब हमने जांच करी तो इसमें पता चला कि इसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आनंद के एक कन्नू भाई परमार जो है उसने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेंज किया हुआ था और वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेंज करने के बाद उसने बायोमेट्रिक चेंज कर दिया था। बायोमेट्रिक के लिए उन्होंने एक फ़ोटो का उपयोग किया था। फ़ोटो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जेमिनाई टूल का यूज़ करके इन्होंने एक ब्लिंकिंग वीडियो बनाया था और उस तरह से बायोमेट्रिक उन्होंने ऑथेंटिकेट किया था और उसके बाद बैंक का अकाउंट खोल के 25,000 की लोन ली थी। ये पूरा लोन लेने का जो स्कैम है इसका मुख्य सूत्रधार आसाम के मोरेगांव लारीघाट जो गांव है मोरेगांव जिला का, उधर से चालू हुआ है और इसमें हमारे मुख्य 2 आरोपी हमने गिरफ्तार करे हैं, काजिमुद्दीन अली और रुबुल हसन, और उनके साथ एक और आरोपी ओलीउल्लाह है जो जिनकी धरपकड़ करना बाकी है। काजिमुद्दीन है वो 7th स्टैंडर्ड पास ही है। रबुल हुसैन जो है वो बीकॉम ड्रॉप आउट है और ये लोग कभी पकड़े नहीं गए, ये पहली बार पकड़े हैं। और जो ओलीउल्लाह है इन्हीं के फैमिली में लगता है और ये तीनों मिलके ये काम करते हैं। अहमदाबाद दिल्ली में आगामी 21, 22 और 23 मई को ट्रकों का चक्का जाम होने वाला है। देखिए, एमसीडी के टोल टैक्स बढ़ाने की वजह से जो ट्रक चालक है और ट्रक एसोसिएशन है वो ट्रकों को बंद करने वाले हैं। 21 मई, 22 मई और 23 मई 3 दिन तक कोई भी ट्रक जो है वो नहीं चलने वाला है। दिल्ली में इसका चक्का जाम रहेगा। जिस तरीके से एमसीडी के द्वारा ग्रीन टैक्स में बढ़ोतरी की गई है और अलग अलग टैक्सों में बढ़ोतरी की गई है, उसको लेकर खास तौर पर ट्रक एसोसिएशन वाले जो है वो सबसे ज़्यादा नाराज़ हैं। ये ट्रक जो दिल्ली में आती है उन्हें सबसे ज़्यादा टोल टैक्स देना पड़ रहा है और साथ ही साथ BS4 कंप्लाइंट इंजन यानी कि यूरो 4 जो बसें हैं, जो ट्रक हैं, जो कमर्शियल व्हीकल हैं, उन्हें दिल्ली में बंद कर दिया गया है। तो इन तमाम मांगों को लेकर अब दिल्ली ट्रक एसोसिएशन के द्वारा 21, 22 और 23 मई को दिल्ली में ट्रकों का चक्का जाम जो है वो हो जाएगा। देखिए, इस तरीके के ट्रक्स जो हैं वो 3 दिनों तक दिल्ली की सड़कों पर नज़र नहीं आएंगे और सबसे बड़ा कारण ये है कि इन ट्रकों को बंद करने का कि एमसीडी की टैक्सेस जो है वो लगातार उसमें बढ़ोतरी की जा रही है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर बाहरी ट्रकों को आने नहीं दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ उत्कर्ष, दिल्ली। आपदा प्रबंधन विभाग ने मानसून के दिनों में होने वाली परेशानियों को लेकर के एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इस बार चारधाम यात्रा मार्ग पर गढ़वाल के 7 जिलों में शेल्टर होम बनाए जाएंगे और उड़ीसा की तर्ज पर बनने वाले ये शेल्टर होम मानसून के दौरान जब आपदा आती है तो लोगों के रहने के लिए काम आएंगे और उनके पशुओं के लिए काम आएंगे और ये शेल्टर होम बड़े बड़े होंगे जिसमें बहुत सारे लोगों को एक साथ रखा जा सकेगा और जहां लोगों की प्राइवेसी भी होगी। लोग यहां परिवार की तरह रह सकेंगे। वर्ल्ड बैंक से 42 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन हो गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने आज सभी अधिकारियों के साथ बैठक ली और इस कार्य योजना को मूर्त रूप देने के लिए एक ठोस निर्णय लिया और अब बहुत जल्द ही, चूँकि उत्तरकाशी में जगह का चयन हो गया है और बाकी जिलों में भी लगातार चयन की प्रक्रिया जारी है। जैसे ज़मीन का चयन प्रक्रिया पूरी होगी तो शेल्टर होम के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा और इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि मानसून के दिनों में जो लोगों को परेशानी होती है, घर टूट जाते हैं, दुकानें टूट जाती हैं, तो उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं होती, फिर उनको सरकारी स्कूलों में रखना पड़ता है। तो इसी के लिए ये एक बेहतर विकल्प उड़ीसा से अडॉप्ट किया गया है। कैमरामैन सोन कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठौर। आस्था और रोमांच का अनूठा संगम आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा शुक्रवार से शुरू हो गई।
यात्रा के लिए रवाना हुए पहले जत्थे में 20 तीर्थयात्री हैं जो कि देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पहुँचे हैं। हल्द्वानी से शुरू हुई यह यात्रा यहाँ से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से फिर धारचूला, धारचूला से गुंजी पहुँचते हुए जोलिंगकोंग में आदि कैलाश के दर्शन करेंगे और जबकि नाभि डांग पहुंचकर श्रद्धालु जो प्राकृतिक ओम बना हुआ है बर्फीला उसका भी दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि प्राकृतिक सौंदर्य और रोमांच के अनूठे संगम के तौर पर जाने वाली यह यात्रा कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा संचालित यह यात्रा आध्यात्मिक तौर पर काफ़ी महत्व रखती है। माना जाता है कि आदि कैलाश भगवान शिव का निवास है और जबकि ओम पर्वत जहां पर की बर्फीली आकृति में ओम उभरा हुआ होता है वो लोगों को, श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। आपको बता दें कि इस यात्रा को लेकर लगातार जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो भी काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं और यात्रा रूट पर स्वास्थ्य मेडिकल सुविधाओं के साथ साथ इमरजेंसी की जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस आदि की तैनाती भी की गई है। प्रशासन की माने तो इस यात्रा को लेकर बड़ी भारी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। हालांकि लगातार प्रशासन इस यात्रा पर आने वाले यात्रियों को लगातार सचेत कर रहा है कि क्योंकि यह यात्रा एक विहंगम और दूरस्थ हिमालय पर्वतों के बीच से होकर निकलती है, तो इसलिए लगातार मौसम की जानकारी को लेते हुए इस यात्रा को जारी रखने का लगातार प्रशासन अपील कर रहा है। न्यूज स्टेट के लिए हल्द्वानी से महावीर नेगी। कानपुर में 3200 करोड़ रुपए के अवैध ट्रांजैक्शन के आरोपी महफूज आलम को पुलिस ने गिरफ्तार करके भेज दिया है। महफूज आलम और पप्पू छुरी का ये मकान है। हम आपको दिखा रहे हैं कि मकान जिसमें पिछले 2-2.5 महीने से तालाबंद है। दरअसल जब से ये मामला निकल करके सामने आया उसके बाद से इस मकान पर तालाबंद है। ये जाजमऊ इलाके का मकान है जहां पर आप देख सकते हैं कि लेबर कॉलोनी है। लेबर कॉलोनी में एक आलीशान मकान बनाया गया था और इसमें महफूज आलम पिछले कई सालों से रह रहा था। आपको बता दें कि महफूज आलम के पड़ोसियों का कहना है कि वह लोगों से सामान्य व्यवहार करता था, उसकी लोगों से दुआ सलाम थी। उसने मोहल्ले के भी कई लोगों को लालच दिया था कि वह उनके साथ में व्यापार कर सकते हैं, बिना पैसे लगाए वो उनको व्यापार कराएगा। इसमें कई लोग उसके झांसे में भी आए जिनके अवैध रूप से खाते खोले गए और इन खातों से अवैध तरीके से ट्रांजैक्शन किया गया। वहीं तमाम लोग ऐसे हैं जो उसके झांसे में नहीं आए और अपना काम कारोबार करते रहे। आपको बता दें मकान देखिए जिसमें छोटा सा मकान है लेकिन उसमें जगह जगह पर आपको सीसीटीवी कैमरे लगे हुए दिखाई पड़ेंगे, जिससे पता चलता है कि वो पहले से ही इस बात को जानता था कि पुलिस उस तक पहुंच सकती है, उस तक तमाम वो लोग पहुंच सकते हैं जिनके वो अवैध रूप से खाते खुलवा रहा है। और इसी वजह से आप देखिए इस मकान में बाहर की ओर 5 कैमरे लगाए गए हैं जिसमें एक बड़ा कैमरा भी आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा तमाम छोटे छोटे कैमरे लगाए गए। बताया जा रहा है मकान के पिछले हिस्से में भी इसी तरीके से महफूज आलम ने कैमरे लगवा रखे थे। महफूज आलम के बारे में बताया जाता है कि पहले वह टेंडी में काम करता था, फिर धीरे धीरे उसने टेंडी में छुरी की सप्लाई करना शुरू कर दिया। वहाँ पर वह जो चमड़ा छीलने के लिए छुरी इस्तेमाल होती है उसकी सप्लाई करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसका नाम पप्पू छुरी पड़ गया और धीरे धीरे उसने अपने कारोबार को बढ़ाने के साथ साथ अवैध रूप से ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिया। स्क्रैप कारोबारियों और स्लॉटर हाउस के पैसों को वो ठिकाने लगाने लगा। इसी सिलसिले में पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा। आपको बता दें कि तमाम बैंकों से उसने 68 खाते खुलवा रखे थे, तमाम लोगों के नाम पर खाते थे, जिनमें से कई लोगों को मालूम भी नहीं था कि उनके नाम पर खाता खुला हुआ है और उनके नाम पर अवैध रूप से ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। न्यूज़ स्टेट कानपुर। सहारनपुर में एक बार फिर आवारा कुत्तों का आतंक देखने को सामने आया है, जहां सहारनपुर के कस्बा अम्बेटा में रहने वाले पशुपालक प्रीतम सिंह के बाड़े के अंदर घुसकर आवारा कुत्तों ने 200 भेड़ों पर हमला कर दिया। पूरी घटना बुधवार रात की है, जब प्रीतम सिंह अपने घेर में बने हुए एक कमरे में सो रहा था। आंधी तूफान के बीच में बाड़े की दीवार गिर गई और आवारा कुत्तों के झुंड ने अंदर मौजूद 200 भेड़ों पर हमला कर दिया। इस हिंसक हमले में 110 भेड़ों की मौत हो गई, वहीं अन्य बुरी तरह घायल हो गई। पशुपालक प्रीतम सिंह सैनी ने बताया है कि उनके 15 लाख रुपए का ये नुकसान हुआ है और उन्होंने मुआवजे की मांग की, जिसके बाद इस पूरी घटना का सीएम योगी आदित्यनाथ ने
संज्ञान लिया है और अधिकारियों को मुआवजे की प्रक्रिया को जारी करने और इसके तहत मुआवजा पशुपालक को देने की घोषणा की है, जिसके बाद अब एसडीएम गंगो और उनके साथ साथ पशुधन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी इस धनराशि को प्रस्तावित करेंगे और मुआवजे के रूप में पशुपालक को दे दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि यह कोई पहली घटना नहीं है जब इस तरह आवारा कुत्तों के झुंड ने मवेशियों पर हमला कर दिया हो। साथ ही साथ इन आवारा कुत्तों के द्वारा इंसानों को काटने की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। तो जिला प्रशासन की यह भी चुनौती होगी कि आगे इस तरह की घटनाएं घटित ना हो और ये आवारा कुत्ते लोगों के मवेशियों और उनके बच्चों पर हमला ना करें। सहारनपुर से न्यूज स्टेट के लिए मैं सोहेल गौर। गोंडा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर टूटा है, जहां पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने अनियंत्रित होकर के 8 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 8 की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें मेडिकल कॉलेज में इलाज दिया जा रहा है। ये पूरी घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के ITI चौराहे की है, जहां पर अनियंत्रित होकर के ये जो स्कॉर्पियो वाहन था वह चाय की गुमटी से जाके टकराया और वहां पर चाय पी रहे 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बगल में ये अस्पताल था, इसलिए उस चाय की गुमटी पर भी भारी भीड़ थी। कई लोगों ने भाग करके वहां से अपनी जान बचाई, लेकिन 8 लोग गाड़ी की चपेट में आ गए, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उनको गोंडा के मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पांडे बाजार में ITI चौराहे की तरफ से आ रही एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार के चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सामने से आ रही रोडवेज बस में टक्कर मार दी गई। उक्त टक्कर में पास में खड़ी एक फ्रॉन्क्स कार तथा 3 मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हुए तथा कुल 8 व्यक्तियों को चोटें आई। सभी चोटिलों को पास के ही मेडिसन हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार कराने के पश्चात अग्रिम उपचार हेतु जिला अस्पताल गोंडा भेज दिया गया है तथा थाना स्थानीय पुलिस द्वारा दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को कब्जा पुलिस लेते हुए में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। गोंडा से अंबिकेश्वर प्रताप पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। पीलीभीत के कालीनगर के गांव बूंदी भूड़ में बड़ा उपद्रव हो गया। वहां महिलाओं ने जब आबकारी और प्रशासनिक और पुलिस की टीमें वहां पर आबकारी विभाग की जो दुकानें आवंटित की गई थी ऑनलाइन द्वारा उनको खुलवाने के लिए वहां पहुंचे, तो वहां उन्हें भारी विरोध देखना पड़ा और उस विरोध के चलते तमाम जो महिलाएं थी वहां इकट्ठा हो गई और उन्होंने ताबड़तोड़ पथराव किया और पथराव के साथ साथ जो लाठियां भाजी तो तमाम अधिकारी तितर बितर हो गए। कई अधिकारी इसमें घायल हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी घायल हुए हैं, SDM घायल हुए हैं, इंस्पेक्टर घायल हुए हैं, तो थाना प्रभारी भी घायल हुए हैं जिनको उपचार के लिए भेजा गया है और साथ ही अतिरिक्त फोर्स आने के बाद स्थिति को नियंत्रण किया गया। तो वहीं पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 58 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, 43 नामजद हैं तो 15 अज्ञात हैं। वहीं तहसीलदार और चौकी इंचार्ज भी घायल हुए हैं इस पूरे मामले में और एक बस को तोड़ दिया गया जो प्रशासन की थी। इसी के साथ साथ 2 बोलेरो गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है और अन्य वाहन भी चपेट में आए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि लंबे समय से वहाँ की जो महिलाएं थी, जो ग्रामीण थे, वो वहाँ शराब की दुकानें खुलने का विरोध कर रहे थे और प्रशासन ने वहाँ पर दुकानें आवंटित कर दी, जिसके बाद जो ग्रामीण थे वो उग्र हो गए और उनका गुस्सा फूट पड़ा। जब प्रशासन वहां पर लाव लश्कर के साथ दुकानें खुलवाने के लिए पहुंचा तो सारे लोग सामने आ गए और विरोध किया और विरोध में सीधे गहमा गहमी हुई और गहमा गहमी इतनी बड़ी कि जो महिलाएं थी उन्होंने पुलिस प्रशासन पर और प्रशासनिक अमले पर पथराव कर दिया। हालांकि अब स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अब पुलिस की भी कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी के साथ मनोज कुमार, न्यूज स्टेट, पीलीभीत। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद अब टिकट बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। 16 जून को पहली फ्लाइट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आएगी। ये फ्लाइट लखनऊ से ग्रेटर नोएडा के एयरपोर्ट पर उतरेगी सुबह 8:05 के आसपास। उसके बाद फ्लाइट बेंगलुरु के लिए जाएगी और बेंगलुरु से वापस ग्रेटर नोएडा आएगी और ग्रेटर नोएडा से शाम को लखनऊ के लिए रवाना होगी। अभी अगर क्षमता की बात की जाए तो 1 घंटे में 12 फ्लाइट लैंड और टेक ऑफ इस रनवे पर कर सकती हैं। इस क्षमता को बढ़ाकर
20 फ्लाइट करने के लिए आगरा एयर स्पेस का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही आने वाले दिनों में देश के 16 शहरों तक जो फ्लाइट है उनकी सेवा शुरू की जाएगी। शुरुआत में इंडिगो यहाँ पर जो फ्लाइट है उसका आवागमन शुरू करेगी, उसके बाद आकाशा और दूसरी एयरलाइंस कंपनियां भी यहाँ पर फ्लाइट को लगातार लैंडिंग और उड़ान भरने के लिए अपनी कंपनियों के तमाम प्लान यहाँ पर लेकर आएंगी और एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने की भी कवायद तेज हो गई है। जल्द ही इंटरनेशनल फ्लाइट की भी टिकट बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट ग्रेटर नोएडा। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।